गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ बच्चों, सबने कर लिया कंप्लीट फिर रोटेशनल। ओके, वेरी गुड। हाँ, मैं पूछा था रोटेशनल का काम कंप्लीट कर लिया सबने। ठीक है। हाँ बच्चों, इसमें बताओ। सेवेंथ क्वेश्चन देखो बच्चों। अ, देखो आपको क्या कह दिया कि सिलेंडर है। नीचे एक कुछ प्लैंक टाइप है। इसकी एक्सेलरेशन ए है। आपको फ्रिक्शन फोर्स पूछी है और आपको कहा है कि सिलेंडर डज नॉट स्लिप। तो ये बच्चों केस वही है जो हमने कल डिस्कस किया था। बस हम कल उसमें बार बार ये कह रहे थे है ना कि ग्राउंड रेस्ट पे है। अब यहाँ पे फर्क क्या है कि ग्राउंड की भी एक्सेलरेशन है ए आगे को। तो ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल कल वाले कंसेप्ट लगेंगे। तो अगर मैं इस सिलेंडर का बच्चों एफबीटी बनाऊं, मुझे क्या कुछ पता है बच्चों? एम जी नॉर्मल। और बच्चों व्हाट एल्स डू आई नो? एक इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी जो हमें नहीं पता किधर को लग रही होगी। ठीक है, तो आप कहीं को भी अज्यूम कर लो। या हमें पता है बच्चों, कुछ आइडिया लग रहा है कि किधर को लग रही होगी फ्रिक्शन? देखो दो तरीके हैं। या तो आप ऐसे सोचो कि आप कहो कि नीचे वाले प्लैंक की एक्सेलरेशन लेफ्ट को है तो उस पे फ्रिक्शन राइट को लग रही होगी। तो विच मीन्स कि इस पे किधर को लग रही होगी? लेफ्ट को लग रही होगी फ्रिक्शन, है ना? बाई चांस जो फिगर बना हुआ है उसमें दिखाया भी हुआ है। बट बट अगर आपको जो कुछ भी ना पता चले तो आप कहीं पर भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो अपने आप आ जाएगी साइन से। बच्चों और क्या पता है आपको? जो हमने कल बात की थी कि भाई अगर फ्लिपिंग ना हो रही हो या प्योर रोलिंग हो रही हो, उसका क्या मतलब है कि जो दो कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं उनकी सेम वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन होती है ना? तो हमें इससे क्या पता चल गया कि जो पॉइंट पी है भाई उसकी एक्सेलरेशन ए होगी लेफ्ट को। ठीक है, ये हमें कंफर्म पता है। ठीक है, और एक इसके सेंटर की एक्सेलरेशन होगी कुछ, वो उसको ए सी से डिनोट कर देते हैं।
और कुछ ना कुछ अल्फा होगा। अगेन मुझे अल्फा की डायरेक्शन नहीं पता, तो मैंने खुद से अज्यूम कर लिया क्लॉकवाइज। ओके, तो क्वेश्चन है कि क्या हम स्यूडो फोर्स अज्यूम करेंगे। तो मैं अर्थ फ्रेम में ही कर रहा हूं, तो इसलिए कोई स्यूडो फोर्स की जरूरत नहीं है, राइट। तो अब बच्चों ये बताओ, क्या मैं पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क अबाउट पी इक्वल टू आई पी अल्फा लगा सकता हूं। सभी लोग यस नो बताओ मुझे। बताओ बच्चों फटाफट सारे। अभी तक 4 लोगों ने आंसर किया है। गुरसाहिल, विदुषी, बताओ। आशीष, बोलो भाई, यस नो ही तो बोलना है। तो वजह हम नहीं लगा सकते थे, बिकॉज पी पॉइंट की एक्सिलरेशन है। अब हम कल लगा रहे थे, बट वहां पे क्या था, पी पॉइंट रेस्ट पे था, है ना। ये बहुत बड़ा फर्क है। ये सबको समझ आ रहा है। तो यू कैनॉट अप्लाई दिस इक्वेशन। तो पी के अबाउट नहीं लगा सकते। तो फिर अब आपकी इक्वेशंस क्या बनेंगी, देखो बच्चों, जो मैंने आपको कल समझाया था। सबसे पहले लीनियर, मतलब फोर्स की इक्वेशन, वो सिंपल क्या बन गई, एफ इज इक्वल टू, बच्चों एफ इक्वल टू एम ए में किसका मास आता है। जब हम एक बॉडी के ऊपर एफ इक्वल टू एम ए लगाते हैं, तो किसकी एक्सेलरेशन आती है बच्चों, सी एम की। तो एक इक्वेशन तो आपकी बन गई एफ इक्वल टू एम ए सी। दूसरी इक्वेशन अब बनेगी आपकी, आप सेंटर के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखोगे। ठीक है, पी के अबाउट तो लिख नहीं सकते थे। अब सेंटर के अबाउट किसकी टॉर्क आएगी, फ्रिक्शन की, एफ इंटू आर। ये किधर को आ रही है, ये टॉर्क वाली इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, हमेशा साइंस का ध्यान रखो। ये किधर को आ रही है, एफ आर क्लॉकवाइज आ रही है। तो इज इक्वल टू आई सी, सिलेंडर का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जो डिस्क का होता है। तो एम आर स्क्वायर बाय टू अल्फा। अल्फा भी हमने क्लॉकवाइज ही माना हुआ है, तो दोनों ही क्लॉकवाइज हैं। ये इक्वेशन बच्चों सबको समझ आ रही है कैसे बनी। तो आपका आ गया एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा बाय टू। अब बच्चों तीसरी इक्वेशन जो मैंने आपको कल बताई थी, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी कैसे लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी। अब सी को क्या दिख रहा है,
सी के फ्रेम में तो उसको क्या दिख रहा है कि जो पॉइंट पी है वो ऐसे अल्फा एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसको उसकी क्या एक्सेलरेशन नजर आएगी बच्चों? अल्फा। और एक्सेलरेशन ऑफ सी क्या है? वो ए सी है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं, तो इधर से क्या बन गया कि अल्फा आर प्लस ए सी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पी, जो कि क्या थी? ए थी। राइट। तो अब क्योंकि हमें फ्रिक्शन निकालनी है तो हम उसके हिसाब से वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अल्फा आर क्या बन गया? अब देखो, 2F/m। ए सी क्या है? F/m इज इक्वल टू ए। तो F आपका बन गया ma/3। तो सबको समझ आया ये क्वेश्चन? सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस था कि अब लोएस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन जीरो नहीं थी, लोएस्ट पॉइंट की कुछ एक्सेलरेशन थी। ओके, आगे बचो। एक बच्चों, जब ये डायरेक्शंस लिखते हो ना, तो बहुत ध्यान रखना होता है जब ये रिलेटिव वाला फॉर्मूला लगा रहे होते हो कि कौन सी टर्म्स ऐड होएंगी कौन सी सब्ट्रैक्ट होएंगी। अल्फा क्लॉकवाइज था, इसलिए अल्फा आर जो बना मेरा वो लेफ्ट को बन गया ना। आगे बचो। फोर्थ क्वेश्चन, आपको कहा है कि मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है दैट इंक्रीजेस लीनियरली विद डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड। टोटल मास इज m and its mass per unit length at the lighter end is lambda naught, then the distance of center of mass from the lighter end। तो अब बच्चों यहाँ पे ना दो पार्ट्स बन गए इस क्वेश्चन के। एक तो आपको कहा है कि जो लैम्डा है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। आ, उसके एक एंड की वैल्यू आपको पता है कि लैम्डा नॉट है। तो सबसे पहले तो बच्चों लैम्डा का रिलेशन हमें चाहिए, वो किस टाइप का होगा? इट नीड्स टू बी समथिंग ऑफ द फॉर्म लैम्डा नॉट प्लस some constant k into x, where x is the distance from one end। करेक्ट। अब आपको ये पता है कि टोटल मास m है, तो मतलब लैम्डा dx फ्रॉम 0 to l दैट इज इक्वल टू m। उधर से आपके पास k निकल आएगा, और फिर आप सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगा के
उससे सॉल्व कर लोगे। मतलब 2 बार इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी हमें। फिफ्टींथ क्वेश्चन, क्यूबिकल ब्लॉक है, वो वेलोसिटी से जा रहा है और एक आगे पॉइंट ओ पे ऑब्स्टिकल है, उससे हिट कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर इट हिट्स द बम्प। तो जैसे बच्चों मैं आपको कल बता रहा था कि ये कोलिजन टाइप्स केस हो गया। तो होगा क्या कि जैसे ही वो ओ से हिट करेगा तो वो ओ के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देगा। तो आपको क्या करना है कि आप पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दोगे। तो ओ के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, एम वी इंटू L/2। बाद में क्या हो जाएगा, आई अबाउट ओ इंटू ओमेगा। तो उससे ओमेगा निकल आएगा। सेवनटीन्थ क्वेश्चन, concrete mixture is made by mixing cement, stone and sand in a rotating cylindrical drum. If the drum rotates too fast, the ingredients remain stuck to the wall of the drum and proper mixing does not take place. The maximum rotational speed of drum in revolutions per minute to ensure proper mixing is close to. Okay, take radius of drum to be 1.25 meter and its axle to be horizontal. तो थोड़ा समझना पड़ेगा मीनिंग। सी एक्सेल हॉरिजॉन्टल है, इसका मीनिंग क्या है कि ड्रम ऐसे रोटेट कर रहा है। एक्सेल मतलब एक्सेस लाइन, ठीक है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहे हैं, जहां पे ये जो रेडियस है बच्चों ये 1.25 मीटर हो गया, राइट। तो अब क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्या समझ आ रहा है, हम क्या चाहते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो ड्रम की सरफेस के साथ ना चिपके रहे। तो हम ये चाहते हैं कि वो मतलब गिर जाएं नीचे, तभी मिक्स होंगे वो।
तो बताओ बच्चों क्या कंडीशन बनेगी। वही जो हम वर्टिकल सर्कल वाली बनाते हैं ना, कि हम क्या चाहेंगे कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो गिर जाए, वो मतलब सर्कल कंप्लीट ना करे। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या बन जाती है, √GR। याद है कैसे डराइव करते थे हम, सिंपल। ω²R इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू g। ना तो बस इससे ओमेगा निकला है, उसको आरपीएम में कन्वर्ट कर दो। अंडरस्टूड। 19th क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ L, रेडियस R, अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूँ। तो इसमें बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि आप जैसे किसी भी एक्स पे अगर आप एक ये डिस्क लो ऑफ थिकनेस dx, तो इस डिस्क पे आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर पे भी डिपेंड करेगा, एल पे भी डिपेंड करेगा। फिर उस पर आपको मतलब कैलकुलस से कंडीशन लगानी होगी कि वो मिनिमम बने, वो डिफरेंशिएट करके जीरो करना होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। और कोई बच्चों। अच्छा इसमें है ही नहीं, ठीक है।
हाँ बच्चों। करण मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? मतलब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एल और आर दोनों की टर्म्स में आ जाएगा। फिर उसमें फिर ऐसे नहीं मानेंगे कि मास कांस्टेंट या फिर गिवन एल, कुछ तो असम्पशन लेनी पड़ेगी, सीधा डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते। मतलब हाँ, हम मास कांस्टेंट मानेंगे, एल और आर का बस हम देखेंगे कि कैसे वेरी कर सकते हैं। यस हाँ, वो मास वॉल्यूम कांस्टेंट सही हम्म। कुछ। मतलब आप वॉल्यूम कांस्टेंट मानोगे, मास कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, फिर उसके अकॉर्डिंग। फोर्थ क्वेश्चन, ये ऐसे एक लिक्विड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप इसको रोटेट कर रहे हो विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आपको पूछा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड, मतलब जिस एंड से घुमा रहे हैं उसके दूसरे एंड से। तो बच्चों क्या हो जाएगा कि अगर मैं लिक्विड का एफ बी डी बनाऊं, तो जो एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि जब जैसे हम रोटेट करेंगे तो लिक्विड बाहर को जाने की कोशिश करेगा। तो लिक्विड इस जिस एंड से घुमा रहे हो यहाँ से तो कोई फोर्स लगेगी ही नहीं उस पर, मतलब वो धक्का नहीं मारेगा तो उस पर भी फोर्स नहीं लगेगी। दूसरे एंड पे लिक्विड धक्का मार रहा होगा तो उस कारण से उस पर फोर्स अंदर को लगेगी, वही आपको निकालनी है। तो बस आपने क्या करना है, लिक्विड का सी एम ले लो। सी एम जो है वो L/2 रेडियस में घूम रहा है, तो F इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर से निकल आएगा। 8th क्वेश्चन, स्मूथ स्फीयर फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंगुलर स्पीड ओमेगा और सेंटर की वेलोसिटी v पहले ऐसे है। इसका एक इलास्टिक कोलिजन हो गया b के साथ। तो आपको ओमेगा ए और ओमेगा बी को रिलेट करना है। तो जो मेन बात यहाँ पे समझने वाली ये है, जब सारा कुछ स्मूथ है, ठीक है, तो क्या स्फीयर ए पे कोई भी टॉर्क लग रही है स्फीयर के सेंटर के अबाउट? नहीं लग रही है ना। बाय सेम लॉजिक स्फीयर बी के सेंटर के अबाउट भी कोई टॉर्क नहीं लग रही। तो जब कोई टॉर्क ही नहीं लग रही तो इसका मतलब ओमेगा में चेंज ही नहीं आएगा। तो स्फीयर ए का वही ओमेगा रहेगा और बी का ओमेगा वही जीरो रहेगा। ओके।
7th क्वेश्चन, एक तो ये हो गई एक्सेस ए बी, सी डी है जो इसके साथ कोई एंगल ए बी बना रही है। ठीक है, तो ये जो ये ना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। मान लो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है, तो जैसे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वाले क्वेश्चंस में करते होते हैं, आप एक ऐसे इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस बना दो। तो अगर आप बाय सिमेट्री देखो तो इसके अबाउट भी वही सेम आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश। तो आई डैश प्लस, तो जो जो एक्सिस परपेंडिकुलर होएगी उसके अबाउट कितना हो गया, 2 आई डैश हो गया, और ब्लैक वाली एक्सिस के हिसाब से कितना होता, 2 आई होता। तो इससे क्या निकल के आ गया कि आई इज इक्वल टू आई डैश। राइट। बच्चों 16th क्वेश्चन सबको क्लियर है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे देखते हैं? वैसे तो बड़ा इजी होता है। आप तो सिंपल ये देखो कि है ना कि टॉर्क चाहिए, तो वो टॉर्क पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए फोर्स की किधर को डायरेक्शन होनी चाहिए, है ना। एटीन्थ क्वेश्चन, दो बॉल्स हैं लाइट रॉड से कनेक्टेड है, एक इम्पल्स इम्पार्ट की हमने एंगुलर वेलोसिटी। देखो बच्चों, देखो अब यहाँ पे दो इक्वेशंस लगेंगी हमारी। सबसे पहले तो क्या होता है, इम्पल्सिस चेंज इन मोमेंटम। तो ये इम्पल्स है एम वी इज इक्वल टू, अब हम इस सिस्टम के ऊपर लगा रहे हैं, तो सिस्टम का मास क्या है, 2m इंटू वी सी एम माइनस 0। ठीक है, देखो कैसे याद रखना है, जैसे F इक्वल टू एम ए में ए सी एम आता है, ऐसे ही मोमेंटम को जब आप एम वी लगा रहे हो तो यहाँ पे भी वी सी एम आएगा, एंड मास भी ऑफ कोर्स टोटल ही आएगा। तो ये m कट गया, तो इससे आपको ये पता चल गया सबसे पहले तो कि जो वी सी एम है वो v/2 आ गया। ठीक है, वैसे उसकी जरूरत नहीं थी वी सी एम निकालने की, मैं सिर्फ बताया कि कैसे था। अब आप बच्चों सेंटर के अबाउट, मतलब सी एम के अबाउट इक्वेशन लगाओ, मतलब जो हम नॉर्मली कहते हैं ना, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, उसी को एक्सटेंड अगर हम कर देते हैं तो क्या बन जाता है कि एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर इम्पल्स का मतलब इम्पल्स की टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो सीएम के अबाउट इम्पल्स की टॉर्क का क्या मतलब हुआ, वही इम्पल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये बन गया एम वी इंटू L/2। ठीक है, इज इक्वल टू सी एम के अबाउट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो सी एम के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा। तो सी एम के अबाउट अब आई क्या बन गया, अब देखो 2, क्योंकि दो बॉडीज हैं और एक बॉडी का कितना हो गया, ml²/4 इंटू ओमेगा।
तो इससे आपका ये ओमेगा निकल आया V/L। अंडरस्टूड? तो मतलब ध्यान, दो बातों का ध्यान रखना है बच्चों। एक तो ये इक्वेशन इटसेल्फ, क्या इक्वेशन है ये कि इम्पल्स की टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और इसको लगाना किसके अबाउट है? सीएम के अबाउट। ट्वेंटी 28 क्वेश्चन। A uniform rod pivoted at O is rotating in horizontal plane with constant angular speed omega. T equal to 0, small insect starts moving from O and moves with constant speed V with respect to rod towards the other end. It reaches the end of the rod at T equal to T and stops. ओमेगा आपको का कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट O as a function of time. ओके, तो अच्छा ये भी साथ ही आई हुई है क्या आपके? ओके, तो ये देखो बच्चों क्या करना है। जो इसमें बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि देखो, जो इंसेक्ट है वो रॉड के ऊपर मूव कर रहा है, वो आपको बता दिया कि किसी मतलब विद रिस्पेक्ट टू रॉड उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब आप क्या करोगे कि किसी भी इंस्टेंट पे आपने लिखा कि वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट क्या बन जाएगी? वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रॉड प्लस वेलोसिटी ऑफ रॉड ना। तो मैंने जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी अभी मान लिया कि मुझे ऐसे मान लो कि जो मतलब रॉड है फिलहाल वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो अगर इंसेक्ट उसके ऊपर है तो इंसेक्ट की वेलोसिटी अभी v आगे को होएगी, और जो रॉड की वेलोसिटी होएगी इस टाइम पे इस पॉइंट की, वो खुद अंदर को होएगी ओमेगा एक्स, है ना बच्चों? तो वो क्या बन गई? तो जो रॉड की वेलोसिटी है वो अंदर को बन गई ओमेगा एक्स जे कैप, और इंसेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉड बन गई वी आई कैप। तो जो इंसेक्ट की वेलोसिटी है वो बन गई आपकी वी आई कैप प्लस ओमेगा एक्स जे कैप, ठीक है। फिर यहां से हमने लिखा इंसेक्ट का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो क्योंकि रॉड तो जो आपको क्या निकालना क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट ओ, ठीक है।
तो अब एल क्या बन जाएगा, एम आर क्रॉस वी, ठीक है। आर क्या बन गया, वो इटसेल्फ एक्स आई कैप बन गया, ठीक है। तो आपका ये बन गया एक्स आई कैप क्रॉस जो वी हमने ऊपर निकाला था कि वी आई कैप प्लस ओमेगा एक्स जे कैप, ठीक है। तो ये तो हुआ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट। इसके अंदर एक और टर्म भी ऐड हो जाएगी, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड। वो क्या बन जाएगा, आई ओमेगा ही बन जाएगा, सिंपल, एम एल स्क्वायर बाय 3 ओमेगा, ठीक है जी। तो जो इंसेक्ट वाली टर्म है बच्चों, वो ये समझ आ रही है आपको, वो क्या बन गई, एम वी एक्स स्क्वायर ओमेगा, नहीं वी नहीं आएगा, सॉरी, एम एक्स स्क्वायर ओमेगा बनेगा ना। ये बनेगा बच्चों, देखो क्रॉस प्रोडक्ट लेके, ठीक है। अब जो टॉर्क है वो क्या बन गई, डीएल बाई डी टी। आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो जो सेकंड टर्म है वो तो कांस्टेंट ही है, उसका जीरो ही बन गया। जो फर्स्ट टर्म है वो क्या थी, एम ओमेगा एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या बना, एम ओमेगा इंटू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी क्या था बच्चों, v था। ये m बच्चों दोनों अलग अलग है, मतलब फर्स्ट टर्म में जो m आएगा वो इंसेक्ट का आएगा, सेकंड टर्म में जो m आएगा वो रॉड का आएगा। तो आप देख रहे हो कि ये टर्म प्रोपोर्शनल टू x आ गई, और x जो था वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t था। आया समझ बच्चों। तो इसमें बच्चों ऑफ कोर्स यस, मतलब आप, मैंने जान के ऐसे करके दिखाया था जस्ट टू शो वन वे टू यू। दूसरा तरीका ये भी था कि आप सीधा ही आप एंगुलर मोमेंटम लिख सकते थे, मतलब मैंने तो पहले v लिखा, आप सीधा ही l लिख देते, कि एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम प्लस आई सी एम ओमेगा वाला फॉर्मूला लगा के। रॉड का आपको सीधा पता है कि आई पी ओमेगा आना है, ठीक है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है तो इसका आई सी एम ओमेगा तो आना नहीं था। तो आप सीधा ही लिख सकते थे कि जो इंसेक्ट का आएगा एंगुलर मोमेंटम वो क्या आना था बस। अब देख रहे हो क्या टर्म बनी है, एम एम एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा ही बनी है ना। एम एक्स स्क्वायर क्या है, उसका आई बन गया कि वो एक्स रेडियस में घूम रहा है, इंटू ओमेगा हो गया बस। बच्चों ये बात समझ आई आपको। तो क्या आप यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगा सकते थे,
नहीं, क्यों? ये बच्चों अगर आप ध्यान से सोचो ना, ये वैसी बात हो गई जैसे कि हम कई जगह पे F इक्वल टू एम ए लगाते हैं और कई जगह पे हम F इक्वल टू डीपी बाई डी टी लगाते हैं, है ना? तो जहां पे भी m वेरी कर रहा होता है वहां पे भी यूज F इक्वल टू डीपी बाई डी टी, राइट? वही बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जब इंसेक्ट दूर जा रहा है तो आई चेंज कर रहा है, तो इसलिए हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा नहीं लगा पाते। हमें उसकी बेसिक फॉर्म लगानी पड़ी कि एल लिख के फिर उसको डिफरेंशिएट करके टॉर्क निकाली हमने। ये बात समझ आई बच्चों? अच्छा ये बताओ कि ये तो दिख गया हमें कि लीनियर रिलेशन आएगा, ए और बी में से कौन सा आंसर बनेगा? बी बनेगा, है ना? वो ऑब्वियस था, क्यों? क्योंकि जब इंसेक्ट एंड पॉइंट पे पहुंच गया तब तो एल कांस्टेंट ही हो जाएगा ऑब्वियसली। एल कांस्टेंट हो जाएगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगी ना, डी एल बाई डी टी। क्लियर? ओके, 30th क्वेश्चन। एक डिस्क है हॉरिजॉन्टल प्लेन में कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है, शेडेड रीजन है, ठीक है। when the disk is in the orientation as shown, two pebbles p and q are simultaneously projected at an angle towards r. The velocity of projection is in the yz plane, मतलब बच्चों वर्टिकल प्लेन हो गया, and is same for both pebbles with respect to disk. ओके, पी एंड क्यू से बच्चों हमने दो पार्टिकल्स को फेंका है, तो हमें कहा है कि दे लैंड बैक ऑन द डिस्क बिफोर द डिस्क हैज कंप्लीटेड 1/8 रोटेशन, their range is less than half the disk radius and omega remains constant. ओके, तो अब देखो बच्चों, देखो P की जो मतलब जो डिस्क वाले पॉइंट की वेलोसिटी है वो इधर तब राइट को आएगी, है ना? और जो Q वाला पॉइंट है उसकी वेलोसिटी इधर को आएगी, है ना?
लेट्स कॉल दीज एज u1 एंड u2, एंड ये पक्का है कि u1 ग्रेटर देन u2 है बच्चों, है ना, क्योंकि उसका रेडियस बड़ा है पॉइंट P का। ना, अब बच्चों देखो, अगर मैं वर्टिकल प्लेन में बात करूं, ठीक है, मतलब ये एक्स वाई प्लेन है, अ, अगर मैं मतलब ये वाई प्लेन बनाऊं, अगर हम वाई जेड प्लेन में बात करें, तो व्हाट आर वी गिवन कि p को ऐसे कुछ वेलोसिटी दे दी, ठीक है, तो मतलब p की एक वेलोसिटी तो क्लियरली x में है, जो अभी हमारे को इस फिगर में नहीं दिख रही, और तो p और q दोनों को हमने मतलब टुवर्ड्स y एक्सिस प्रोजेक्ट किया। तो जो सिचुएशन समझ आ रही है आपको अभी तक? ठीक है जी। तो हमें कहा है कि दे लैंड बैक ऑन द डिस्क बिफोर द डिस्क हैज कंप्लीटेड 1/8 रोटेशन। 1/8 रोटेशन का मतलब कि 45 डिग्री से कम मूव किया है डिस्क ने। देयर रेंज इज less than half the disk radius, okay, and omega remains constant, okay। ओके, तो अगर हम बच्चों पार्टिकल क्यू की बात करें, ठीक है, तो हमें कहा है कि डिस्क ने 1/8 से कम रोटेशन कंप्लीट की है, मतलब एट मोस्ट ये जो हमारी लाइन है, ये मतलब मैक्सिमम ये 45 डिग्री से बच्चों रोटेट हो सकती है। ये समझ आता है बच्चों? ठीक है, तो जो है ना सिचुएशन उन्होंने मतलब दिखाने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बना दी, है कुछ भी नहीं इसमें अगर आप ध्यान से समझोगे। तो भाई ये जो वर्टिकल लाइन है जो पहले ब्लैक वाली थी, वो मैक्सिमम इस रेड तक जा सकती है। तो मतलब जो रेड वाला रीजन है बच्चों, वो मतलब वो तो अब जहाँ पे रेड लाइन आ गई, वो तो अब आपका नॉन शेडेड रीजन बन गया, है ना। तो आपको तो सिंपली बस ये सोचना है कि जो पार्टिकल क्यू को हमने जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया है, तो वो रेड वाले रीजन मतलब रेड वाली लाइन के लेफ्ट पे फॉल करेगा या उसके राइट पे फॉल करेगा। एक बार सोचो ध्यान से, क्या आप ये बता सकते हो किसी तरह?
सोचो भाई ध्यान से। आप सिंपल ये देखो कि पॉइंट क्यू की जो लेफ्ट की तरफ स्पीड थी, उसके हिसाब से सोचो कि वो कितना मूव किया होगा। मतलब क्यू ने एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया होगा, जो हमने उसकी स्पीड u2 दिखाई है उसके हिसाब से बच्चों। देखो, आपको पता है कि जो टाइम पीरियड है वो, मतलब मैं 1 मिनट के अगर लिमिटिंग केस भी ले लूं तो वो बन गया आपका 2 पाई बाय 8 ओमेगा ना। और ये टाइम है और उसने कितना मूव किया होगा, जो उसकी लेफ्ट को स्पीड है, उसकी लेफ्ट को स्पीड क्या थी, ओमेगा इंटू जो भी वो थोड़ा सा डिस्टेंस है, आर बोल देते हैं, इंटू टाइम। पाई बाय 4 ओमेगा बन गया, ओमेगा कट गया। तो उसने मतलब लेफ्ट को जो मूव किया है वो πr/4 की है। तो अगर मैं इस चीज़ को बच्चा एक बड़े फिगर में आपको समझा दूं कि ये तो O पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट Q था, हमें ये पता चल गया कि इसने मतलब ये R है, और जो उसने लेफ्ट को मूव किया है वो आ गया πr/4, है ना। सबको समझ आ रहा है बच्चों मैंने क्या लिखा है? तो ये जो एंगल है, ये कितना एंगल उसने मूव किया लेफ्ट को, 45 कैसे आ गया? जो मैंने एंगल दिखाया है, ये रेड लाइन नहीं है, रेड लाइन ने 45 डिग्री से रोटेट किया। ये एंगल तो आप इससे निकालोगे ना, tan इनवर्स, tan थीटा आपका π/4 बन गया ना, tan फाइ। तो ये एंगल लेस देन 45 ही हो गया ना, फाइ। तो क्या मतलब हुआ कि जो आपका पार्टिकल क्यू है वो रेड लाइन के तो राइट पे ही कहीं पे लैंड किया। सबको ये बात क्लियर हो गई बच्चों ना? तो इसका क्या मतलब हुआ
कि क्यू किस रीजन में लैंड कर रहा है, शेडेड में या अनशेडेड में? तो क्यू तो डेफिनेटली अनशेडेड में आ गया, राइट? अब नाउ व्हाट अबाउट पार्टिकल पी? पार्टिकल पी की भी जो स्पीड है वो राइट को हो गई, है ना? ये कुछ ओमेगा आर डैश हो गया। करेक्ट। तो आपको सिमिलरली पी के लिए भी यही चेक करना है कि जो ये जो नीचे वाली रेड लाइन है, वो पी जो है वो इस रेड लाइन के लेफ्ट पे फॉल करेगा या इसके राइट पे फॉल करेगा। अब बताओ ये कैसे पता चलेगा? लॉजिक तो वही है ना? पी की राइट की तरफ अब आपकी वेलोसिटी जो है वो ओमेगा आर डैश हो गई, टाइम वही हो गया पाई बाय 4 ओमेगा। तो पी ने जो राइट की तरफ मूव किया, जो एक्स डैश है, वो जो पाई आर डैश बाय 4 हो गया। है ना? तो मतलब पी ने, लेट से बचो, मुझे नहीं पता, मतलब मैं दिखा देता हूँ कि पी 1 मिनट के लिए यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल चेक कर लेता हूँ मैं। ये जो लेट से अल्फा एंगल बन रहा है, जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स डैश है, पाई आर डैश बाय 4। तो वो जो आप सीधा कह सकते हो कि ये जो एंगल है वो पाई पाई बाय 4 से तो बड़ा ही बनेगा ना, क्योंकि जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये, वो तो आर डैश से छोटा ही है। मुझे समझ आया? तो ये इस रेड लाइन के राइट पे ही फॉल करेगा। तो जो कि क्या बन गया, ये कौन सा रीजन हो गया? अनशेडेड बन गया। तो पी और क्यू दोनों ही अनशेडेड में फॉल करेंगे। अंडरस्टूड बच्चों? तो जो आप ये देखो कि ये, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब फ्रैंकली फर्स्ट टाइम तो पढ़ के समझ ही नहीं आता कि सॉल्व कैसे करना है ना? आइडिया नहीं लगता, एकदम तो माइंड में ही नहीं आएगा कि वो पूछ क्या रहे हैं, कि ये काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है या किसका क्वेश्चन है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली बहुत कम होते हैं एग्जाम सिचुएशन में।
क्योंकि माइंड में ही नहीं आएगा कि एकदम कैसे अप्रोच करो। अगर आ गया तो भी गलती होने का भी चांस हो ही जाता है। मतलब मतलब वो नॉन इंट्यूटिव क्वेश्चन है। ध्यान बचाओ। हाँ, इसके वजह ये दोनों आंसर थे। एक्चुअली बच्चों ये क्वेश्चन में ना क्या है, मतलब ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ हुआ है एक्चुअली। मतलब अगर आप, एक तो तरीका है इसमें कि आप एंगुलर मोमेंटम से निकालोगे, तो उससे आई थिंक एक आंसर आता है, उससे डी आता है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि ना, सिचुएशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिमेट्री है, आइडेंटिकल लगता है। तो उस हिसाब से ये बन जाता है कि मतलब जब सब कुछ सेम है तो जैसा एक पार्टिकल के साथ है वैसा ही दूसरे के साथ भी होगा, तो फिर वो सी आंसर ही बन जाएगा। तो मतलब इस साल दोनों को मार्क्स मिले थे, सी या डी को। सी का कोई लॉजिक नहीं है, बट सिमेट्री से सी बन जाता है। ओके। हाँ अच्छा, एक हमने एनएलएम में क्वेश्चन था जो एक छोड़ा था, शायद फ्रिक्शन वाला था। कौन सी शीट में था उसमें? ये वाला। हम्म। मैंने बाइसाइकिल इज इन मोशन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बच्चों क्या होता है, मान लो ये एक सरफेस है। अब जो साइकिल में नॉर्मली क्या होता है कि एक ऐसे चेन लगी हुई होती है ना, और ऐसे कुछ ये दोनों व्हील्स कनेक्टेड होते हैं, राइट। अब देखो क्या होगा, लेट्स से मैं बच्चों पहले एक केस मान रहा हूँ कि आप साइकिल पे चढ़ के साइकिल चला रहे हो, विच मीन्स कि आप ये जो चेन है इसको ऐसे घुमा रहे हो, तो ये चेन घूमेगी जो कि पीछे वाले टायर को घुमाएगी क्लॉकवाइज, है ना। अगर पीछे वाला टायर बच्चों क्लॉकवाइज घूमेगा तो उस पर फ्रिक्शन किधर को लगेगी? उसके लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी पीछे को बन रही है, जिसको अपोज करने के लिए उस पर फ्रिक्शन लगेगी आगे को। ठीक है। अब उससे क्या हुआ, फ्रिक्शन आई तो सेंटर की एक्सेलरेशन आ गई आगे को, सेंटर की एक्सेलरेशन आगे आई तो ये जो फ्रेम बना हुआ है
ये फ्रेम पूरा आगे को जाएगा। तो जो आगे वाला टायर है उस पे बच्चों झटका लगा उसके सेंटर पे आगे को, तो आगे वाले टायर की मोशन सीधा आगे की तरफ आएगी। तो अगर अब ये टायर आगे को घिसने लगेगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर को आएगी बच्चों? पीछे को आएगी। तो यहां पे बच्चों ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे हो रहा है, उससे फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकल के आ रही है। ठीक है, तो जैसे पीछे वाले टायर को हमने घुमाया जिस कारण से फ्रिक्शन आई, और उस फ्रिक्शन ने फिर पीछे वाले टायर के सेंटर को मूव करवाया। पीछे वाले टायर का सेंटर मूव हुआ तो आगे वाले टायर का सेंटर मूव हुआ। ठीक है, जब आगे वाले टायर का सेंटर मूव हुआ तो उस पर फ्रिक्शन पीछे को लगी, और अब ये जो फ्रिक्शन है वो हम देख सकते हैं कि वो इस आगे वाले टायर को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगी। क्या ये सिचुएशन बच्चों समझ आई? है ना? और अब बताओ बच्चों, इन दोनों फ्रिक्शंस में से कौन सी फ्रिक्शन बड़ी होएगी, पीछे के टायर वाली या आगे के टायर वाली? तो वो बच्चों आप सिंपल एनएलएम से बता सकते हो कि भाई वो तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, है ना? अगर तो टायर के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन राइट को है तो वो तभी पॉसिबल होगा अगर पीछे वाली फ्रिक्शन बड़ी है, आगे वाली फ्रिक्शन छोटी है। अंडरस्टूड? हाँ मैं वही देख रहा हूँ, सब भाग गए केमिस्ट्री का टेस्ट के लिए। हाँ बच्चों, ये बात समझ आई कि कौन सी फ्रिक्शन बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी? यहाँ पे बच्चों और केस भी बन सकता था। मतलब ये तो मैंने केस माना है कि जब मतलब हम साइकिल के ऊपर बैठ के चला रहे हैं साइकिल। अब दूसरा केस ये हो सकता था कि अगर कोई पर्सन बस साइकिल को अपने साथ साथ मतलब ड्रैग कर रहा है, तब क्या होगा? तब तो चेन घूम ही नहीं रही ना। तब तो सिंपली ये हुआ कि आप इसके फ्रेम पे आगे को फोर्स लगा रहे हो, तो फ्रेम दोनों टायर्स के सेंटर्स पे फोर्स आगे को लगाएगा, तो उनको अपोज करने के लिए फिर दोनों में ही फ्रिक्शन पीछे को लगेगी। ठीक है बच्चों, आ गया समझिए? चलो, चलो ठीक है बच्चों, फिर ओके देन, पढ़ लो केमिस्ट्री। चलो ओके बच्चों, बाय।